हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बच्चों का अपार स्नेह जिस प्रकार से अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे हमारे नहीं, आप सबके, मेरे अकेली का कोई कुछ नहीं है। हम सबके जो 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो काफ़ी स्नेह जो बच्चों का मिल रहा है, और हर संभव कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो भी कमेंट करें मैं उनका जवाब दूं। और सिलेबस मैंने मेंशन कर रखा है, फिर भी बच्चे पूछ रहे कि मैडम पेडागोजी आएगी या नहीं आएगी, तो मुझे नहीं पता आप किसको पेडागोजी कह रहे हो। आधे बच्चे तो CDP को भी पेडागोजी बोलते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर ये प्रश्न कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो और जो सिलेबस था वो मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। जिस बच्चे की नहीं समझ में आ रही है वो देख लें, सिलेबस वाली वीडियो देख ले, तो आपके क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। इतना साफ सुथरा सिलेबस दिया गया है। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ PGT एस्टेट के लिए कृतिका भाग 21 MCQs। इसमें संपूर्ण कृतिका के हम MCQs करवाएंगे, जो कि PGT एस्टेट वालों के महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारी वितान के भी रहते हैं, तो वितान के भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। जब तक जितना पढ़ाया है वो सारा आपको पढ़ लेना है, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब बहुत ज़्यादा आप ये करवा दो और कर दो, मैं ये कह रही हूँ लास्ट टाइम में आपको नया पढ़ने से की बजाय आपको पीछे वाला सारा रिवाइज कर लेना है। और अगर आपने सारा पीछे वाला रिवाइज करके रख रखा है तो आप आगे और पढ़ सकते हैं। तो ये ना हो कि कहीं आपने पढ़ा उसी में से आपके प्रश्न गलत हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कृतिका भाग 1 संपूर्ण MCQs आज इस वीडियो में करेंगे, जो कि PGT एस्टेट वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो ये बता देती हूँ कि इसमें जो पुरानी किताबें हैं उस कृतिका में तो 6 लेसन है टोटल। लेकिन अभी फिलहाल जो सिलेबस आपका कट कर रह गया है, और अब फिलहाल जो करंट में आपकी बुक लग रही है कृतिका की, उसमें सिर्फ 3 ही अध्याय हैं। तो हिसाब से तो आपके सिलेबस में 3 ही आने चाहिए। तो तीनों अध्याय के मैं MCQs इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। देखते हैं बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी PDF डाल रखी हैं। और बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ PDF डाल देना, तो मैंने इस चैनल को बना दिया आप लोगों के लिए। तो आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। जितने भी संभव हो सके मैंने वहाँ पर डाल रखी हैं। अब ये देख लेना। आप शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम पहला ही आपका प्रश्न है, इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो इसमें से एक प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि इसका राइटर क्या है, इस तरीके से करके। तो इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम रिपोर्टाज क्या होता है। तो किसी भी रिपोर्ट के आधार पर, जैसे कि अखबार वगैरह में किसी एक विशेष विषय के ऊपर रिपोर्ट छपती हैं, तो उस रिपोर्ट से संबंधित जो विधा लिखी जाती है उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। तो वो एक रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है ये इस जल प्रलय में। तो ये विधा की दृष्टि से क्या है, एक रिपोर्टाज है। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये आंचलिक उपन्यासों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मैला अंचल है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि 1954 में लिखा था इन्होंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ में किस सन की प्रलयंकारी बाढ़ की घटना का वर्णन किया गया है। तो इसमें 1975 में जो बाढ़ आई थी उसका वर्णन किया गया है। और जो बाढ़ आई थी वो बिहार में आई थी, बिहार के पटना में आई थी। तो ये थोड़ी सी जो फोटो हैं, थोड़ी सी लाइट आ रही हैं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। आप इसी के साथ आपको समझौता करते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव मेरे पास भी है और आपके पास भी है। प्रस्तुत पाठ में किस नगर में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया है। तो ये पटना में आई बाढ़ का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है 1975 में पटना में जो बाढ़ आई थी, इस जल प्रलय पाठ में इस घटना का वर्णन है, और ये विधा की दृष्टि से एक रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था।
फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म, रेणु का देहांत कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था। लेखक ने डायन कोशी नामक रिपोर्टाज किस सन में लिखा? तो डायन कोशी जो रिपोर्टाज है ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का है और ये 1948 में लिखा था। जय गंगा नामक रिपोर्टाज की रचना किस वर्ष में की थी? तो ये सन 1947 में की थी। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का ही है, जय गंगा, और एक डायन कोशी के नाम से है। ठीक है। लेखक को बाढ़ की पीड़ा को भोगने का अनुभव कब हुआ था? तो ये सन 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कितने घंटे तक निरंतर वर्षा होने पर पटना में बाढ़ आई थी? तो 18 घंटे निरंतर वर्षा हुई थी। सन 1967 1967 में किस नदी का पानी पटना नगर में घुस गया था? तो ये किस नदी का पानी पटना के नगर में घुस गया था? तो कौन सी नदी का? पुनपुन नदी का। ये पानी जो है बिहार के पटना में घुस गया था। लेखक जब रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने निकला तो उनके साथ कौन था? तो उनके साथ कौन था? आचार्य कवि मित्र थे। तो स्वगतोक्ति का आशय है। इस तरीके के प्रश्न खासकर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका क्या आशय है? अपने आप में कुछ बोलना, अपने आप में कुछ बोलना। तो स्वगतोक्ति, उक्ति मतलब स्व उक्ति, खुद के द्वारा बोली गई बात। तो अपने आप से कुछ बोलना। इस तरीके से शब्दों को तोड़कर आप अर्थ समझने की कोशिश करें। कवि ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है? तो बाढ़ के पानी को कवि ने तरल दूत कहा है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बन सकता है। अगला है, अगर आपके पास समय नहीं है अध्याय पढ़ने का तो मैं ये कहती हूँ आप कम समय में आप इन्हें ही कर लें, एमसीक्यूज को कर लें। और इन एमसीक्यूज जब आप पढ़ते जाएं तो एक स्टोरी से अपने मन में बनाते जाएं तो सारे प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाएंगे। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना, ये शब्द किसने कहे हैं? तो आपको देखो, मान लो आपने लेसन नहीं पढ़ रखा और यही प्रश्न आपके उसमें आ जाता है पेपर में तो आप सोचोगे यार चलो पानी कैसे घुस गया, अरे ये तो उस बाढ़ वाले चैप्टर में से है जो मैडम ने एमसीक्यूज करवाए थे। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। अगर समय नहीं है तो बता रही हूँ मैं आपको। चलो पानी कैसे घुस गया है ये वह देखना है, ये शब्द किसने कहे? तो लेखक ने रिक्शा वाले से कहे। ये शब्द लेखक ने कहे और रिक्शा वाले से कहे। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन से ग्रामीण की कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो ये ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना है ये अभिव्यक्त हुई है। लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में कैसे आदमी की तलाश रहती है? तो लेखक के अनुसार साहित्यिक गोष्ठियों में आम आदमी की तलाश रहती है। कौन सा समाचार दिल दहलाने वाला था? तो कौन सा समाचार था? पानी स्टूडियो की सीढ़ियों तक आ गया था। ये समाचार जो था दिल दहलाने वाला था। प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं, 19 की तरफ। अन्य दुकान की अपेक्षा पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि पान खाना समय गुजारने का एक अच्छा साधन था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गांधी मैदान में लेखक ने क्या देखा था? तो हरी घास को पानी में डूबते हुए देखा था गांधी मैदान में लेखक ने। जनसंपर्क विभाग ने लोगों के लिए क्या संदेश दिया था? वे रात को भी सावधान रहें। वे रात को भी सावधान रहिए। ये मतलब सरकार की तरफ से, जनसंपर्क विभाग की तरफ से संदेश दिया गया था जब बाढ़ आ रही थी कि रात को भी सावधान रहें। बाढ़ आने पर मनचले लोग कैसी बातें कर रहे थे? तो वो बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स वालों के लिए छापा मारने का सही मौका है। देखो इनको क्या सूझ रही है। और अगले इसी अध्याय के और भी प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न हैं इसके। लेखक के अनुसार बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक आवश्यकता किन चीज़ों की होती है? तो सबसे ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेखक दवाइयों की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि पानी ज़्यादा लगने से शरीर में हाथ पैर जो है ये गलने लग जाते हैं, गंदा पानी भी आता है तो किसी को एलर्जी भी हो जाती है, तो इससे दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेखक चाहकर भी अपने मित्रों व स्वजनों से बात क्यों नहीं कर सका था? तो टेलीफोन बंद हो चुके थे, इसलिए वह चाहकर भी अपने सगे संबंधियों से बात नहीं कर सका था। आपकी दृष्टि में बाढ़ में सबसे मार्मिक दृश्य क्या था?
तो बाढ़ में सबसे मार्मिक दृश्य था छाती भर पानी में खड़ी गर्भवती महिला। मतलब छाती तक पानी आ रहा था, उसमें एक गर्भवती महिला खड़ी थी। कौन सी जाति के लोग बाढ़ से घिरे होने पर हंसी दिल लगी नहीं छोड़ते? तो जो मुसहरी, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ऐसे जो शब्द हैं पेपर में थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो कौन से जाति के लोग बाढ़ से घिरे होने पर हंसी दिल लगी नहीं छोड़ते, मतलब वो हंसी मजाक करते रहते हैं। तो मुसहरी जाति के जो लोग हैं वो। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, मेरे संग की औरतें। और ये आत्मकथात्मक निबंध है। अगर इसको विधा की दृष्टि से देखें, मेरे संग की औरतें पाठ विधा की दृष्टि से एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें जो है लेखिका ने, इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है और मृदुला गर्ग ने अपनी ही आत्मकथा लिखी है। ये 4-5 बहनें होती हैं। तो शुरू करते हैं इसकी। मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? ये मृदुला गर्ग है। और मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था? तो मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में हुआ था। मृदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो इनको कथा साहित्य, काफ़ी कथा इन्होंने, कथा मीन्स कहानी, काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं जो आज के समाज के परिवेश से जुड़ी हुई है, सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी हुई है और नारी दशा से संबंधित हैं। आगे है, मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किन की समस्याओं पर आधारित है? तो मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किन की समस्याओं पर आधारित है? औरतों की समस्याओं पर। देखो, मैंने कहा था कि इन्होंने स्त्रियों से संबंधित समस्याओं पर ही कहानियाँ लिखी हैं। तो मेरे संग की औरतें जो है ये भी औरतों की समस्याओं पर आधारित है। लेखिका की नानी क्या थी? पर्दानशी थी, वो पर्दा करती थी। लेखिका की नानी मुंह जोर क्यों हो उठी थी? अपनी 15 वर्षीय बेटी की विवाह की चिंता में वह मुंहजोर हो उठी थी। लेखिका की नानी पर्दे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी? तो वो पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती थी, पर्दे की चिंता छोड़। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहती थी? तो वो जो साहबों का फर्म फर्माबरदार न हो, मतलब जो बड़े साहब होते हैं या अपने से बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी जीव हुजूरी करने वाला ना हो, ऐसा व्यक्ति वो चाहती थी लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी के लिए, यानी कि लेखिका की माँ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, असली आज़ादी कब अनुभव होती है? तो असली आज़ादी जब हम अपने ढंग से जीवन जीते हैं तभी होती है। लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था? तो जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था, ऐसे आदमी से लेखिका की माँ का विवाह हुआ था। लेखिका की माँ ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था? क्योंकि गांधी जी के आदर्शों के कारण लेखिका की माँ ने सादा जीवन व्यतीत किया था। हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, ये शब्द किसने किसके लिए कहे थे? तो ये लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ के लिए कहे थे। अक्सर औरतें ये बात कहती रहती हैं, ठीक है, जो सास वगैरह होती हैं ये बातें कहती रहती हैं। कौन अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे? तो जो गांधी नेहरू थे, ये अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, लेखिका की माँ की रियाय का कैसे पालन किया जाता था? तो लेखिका की जो माँ थी उसकी पत्थर की लकीर की तरह उसकी रियाय का पालन किया जाता था। हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इस कथन पर बैल किसे कहा गया है? तो परिवार के काम करने वाले सदस्यों को बैल कहा गया है। कह रहा है कि हम हाथी से काम नहीं करवाते। मुस्तैद का क्या अर्थ है? कहते हैं अपने काम में मुस्तैद रहो, मतलब तत्पर रहो। लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि क्यों नहीं लेती थी? तो वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहती थी, इसलिए लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि नहीं लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताती थी? तो लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? तो वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, ये लेखिका की माँ का सबसे बड़ा गुण है। लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी? तो लेखिका के पिता ने माँ की भूमिका बखूबी निभाई थी।
लेखिका की परदादी की किन मन्नत के लिए लोग हैरान थे? तो परिवार में लड़की के जन्म की सॉरी परिवार में लड़की के जन्म की मन्नत मांगी थी। किसने? दादी ने, परदादी ने मांगी थी, क्योंकि उनके खानदान में कोई लड़की नहीं थी। और ऐसा अक्सर बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि परदादी वगैरह को, दादी वगैरह को लड़के के बारे में ज़्यादा चाव रहता है। लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ था? तो लेखिका की जो परदादी का जो व्यवहार था, उदारता वाले व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेखिका के पिता ने उसे कौन सी पुस्तक लाकर दी थी? तो लेखिका के पिता ने ब्रदर्स कारामजोआ की पुस्तक लाकर दी थी। लेखिका का भाई किस भाषा में लिखता था? तो लेखिका का जो भाई था वो हिंदी भाषा में लिखता था। अगले अध्याय के प्रश्न शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। पीछे पेपर में बहुत पहले वाले अभी पेपर में शायद पता नहीं 20 से पहले के कोई एक पेपर पढ़ा था, उसमें भी मैंने देखा था। रीढ़ की हड्डी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। रीढ़ की हड्डी एक है, क्या है ये? एक हिंदी की विधा की दृष्टि से क्या है? एक एकांकी है। रीढ़ की हड्डी कैसी एकांकी है? तो ये व्यंग्यात्मक है, इसमें व्यंग्य किया गया है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के लेखक हैं। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यानी कि रीढ़ की हड्डी विधा की दृष्टि से एक एकांकी है, और एकांकी भी है तो ये एक व्यंग्यात्मक ये एकांकी है। ये याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। श्री जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख लक्ष्य है लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना। लड़कियों की उपेक्षा को व्यक्त करना। रीढ़ की हड्डी एकांकी में नायिका कौन है? तो नायिका उमा है। उमा को जब लड़के वाले देखने आते हैं तब की ये सारी कहानी है। उमा के पिता का क्या नाम था? तो उमा के पिता का नाम रामस्वरूप था। उमा को देखने आए लड़के का क्या नाम था? तो लड़के का नाम शंकर था, यानी कि उमा और शंकर की जोड़ी। ठीक है, ना याद रहे तो भी रह जाएगी। उमा माता पार्वती को कहते हैं, उनका पर्याय है ये। शंकर किसका बेटा है? तो शंकर जो है गोपाल प्रसाद का बेटा है, और उमा जो है रामस्वरूप की बेटी है। रामस्वरूप के नौकर का नाम है ये रतन है, उनके नौकर का नाम। और उमा की माँ का नाम है प्रेमा। प्रेमा जो है उमा की माँ का नाम है। रामस्वरूप के अनुसार पाउडर का कारोबार किसके सारे चलता था? तो पाउडर का कारोबार लड़कियों के सारे ही चलता था। उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो उमा ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कैसी पत्नी चाहता था? तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहता क्या था? उसे पढ़ी लिखी देगा ही कौन? अच्छा, तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। इस वाक्य में गोपाल प्रसाद ने बिजनेस शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? प्रयोग किन अर्थों में, प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये किया है विवाह के लिए। विवाह के लिए बिजनेस शब्द का प्रयोग किया है। गोपाल प्रसाद सरकार को किस वस्तु पर टैक्स लगाने पर परामर्श देता है? तो ये खूबसूरती पर टैक्स लगाने के लिए परामर्श देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये गोपाल प्रसाद ने कहे हैं, जो उस लड़के के पिताजी थे। एकांकी में उमा किस कवि या कवयित्री द्वारा रचित भजन सुनाती थी? तो मीराबाई द्वारा रचित भजन सुनाती थी। उमा को देखकर गोपाल प्रसाद एम शंकर क्यों चौंक पड़ते हैं? तो उसे चश्मा लगा हुआ था। उमा को चश्मा लगा हुआ था, ये देखकर गोपाल प्रसाद एम शंकर चौंक जाते हैं। उमा गाते गाते एकाएक क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसने शंकर को पहचान लिया था। तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं, ये प्रश्न उमा से किसने पूछा है? तो ये प्रश्न गोपाल प्रसाद ने, यानी कि उसके होने वाले ससुर ने पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां होती हैं? ये शब्द एकांकी के किस पात्र ने कहे हैं? तो ये उमा ने कहे हैं। शंकर ने किसके पैरों में पड़कर जान बचाई थी? तो हॉस्टल की नौकरानी के पैरों में पड़कर जान बचाई थी, और इस बात का उमा को पता था, और उमा ने पहचान लिया था कि जो लड़का तुझे देखने आया है ये वही शंकर है जिसने हॉस्टल की नौकरानी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी थी।
शंकर की बैकबोन नहीं है, ये शब्द उसे बैकबोन इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं, हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। शंकर की बैकबोन नहीं है, ये शब्द उसे कौन कहता है? तो शंकर के मित्र कहते हैं। बाबूजी मक्खन, ये शब्द एकांकी के किस पात्र ने कहे हैं? तो ये रतन ने कहे हैं, रतन उनका एक नौकर है। तो ये थे हमारे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों अध्याय के एमसीक्यू संपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिस तरीके से आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, तो और हमारे इसका सीधा मैं यही मतलब समझती हूँ कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ और हमारा कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए। अगर मैं चाहती तो जल्दबाजी में 5-7 दिन में आपका हिंदी व्याकरण भी पूरा करवा देती, लेकिन मैं कोई भी कंटेंट खराब नहीं करना चाहती। कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर बच्चा पढ़े तो सीधा उसके दिमाग पे असर करे, इसी तरीके का मेरी कोशिश रहती है। पर मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आता है। देखो, ये तो एमसीक्यूज थी, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।